हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा क्लास 11th का जो चैप्टर 12 है, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ये ऐसा चैप्टर देखिए क्लास 12th में भी है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लास 11th में ही होता है। अब देखिए, त्रिविमीय ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात कहता हूं, हम लोग क्लास 9th और 10th में द्विविमीय ज्यामिति का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होती हैं। वो हमारी होती है द्विविमीय ज्यामिति। यानी अगर हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाएं, लेकिन वो दो अक्षों के सापेक्ष, तो उसे हम कहते हैं द्विविमीय ज्यामिति। मान लीजिए मैं एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं 9 क्लासेस में और 10 क्लासेस में। ये हमारे दो अक्ष हैं, ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब किसी वस्तु की स्थिति मान लीजिए वो यहां है, तो हम ये बात पता लगाते हैं कि इस वस्तु की स्थिति एक्स अक्ष के सापेक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष क्या है। यानी ये वस्तु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, उसे हम इनके निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए बिंदु P है, तो ये एक्स अक्ष से जितनी दूरी पर है, यानी कि वो ये दूरी, मान लीजिए ये दूरी वो x है, और ऐसे ही यही वस्तु y अक्ष से जितनी दूरी पर है, इसे मैंने चलिए y माना। तो ये वस्तु दो अक्षों के सापेक्ष उसकी स्थिति जब हम पता लगाएंगे तो वह निर्देशांकों की सहायता से पता लगाते हैं। यानी इसके जो निर्देशांक हुए वो हुए x, y। इसका मतलब यही होता है ये वस्तु x अक्ष से x इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से y इकाई की दूरी पर है। तो इसका मतलब इस वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है द्विविमीय ज्यामिति में, यानी कि दो अक्षों के सापेक्ष, उसे हम इन निर्देशांकों की सहायता से व्यक्त करते हैं, यानी कि x, y। अब एक बात देखिए, ये भी पता लगाएं आप, हम वास्तव में किसी वस्तु की स्थिति केवल द्विविमीय ज्यामिति में ही पता लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं। हम किसी वस्तु की स्थिति केवल द्विविमीय ज्यामिति में ही पता नहीं लगा सकते। अगर हमें अंतरिक्ष में किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति पता लगानी है तो हमें कम से कम एक रेखा की जरूरत तो और पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए मैं यही कहता हूं, मैं एक कमरे में खड़ा हूं, मैं सामने वाली दीवार से कितनी दूरी पर हूं, वो चलिए मैंने एक दूरी मान ली, और फिर इसके बराबर वाली दीवार से कितनी दूरी पर हूं, वो मैंने एक दूरी मान ली। लेकिन केवल यही मेरी स्थिति होगी, यही जरूरी नहीं। मैं फर्श से कितनी ऊंचाई पर हूं, एक दूरी फिर हमें यह भी पता होनी चाहिए। यानी कि किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति केवल हम दो दिशाओं की सहायता से ही व्यक्त नहीं कर सकते, हमें कम से कम एक दिशा और पता होनी चाहिए, जिसे आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि घनाभ की स्थिति या घन की स्थिति, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो घन के अंदर अगर कोई स्थिति यानी कोई बिंदु है, तो उसकी स्थिति पता लगाने के लिए वो लंबाई से कितनी दूरी पर है, चौड़ाई से कितनी दूरी पर है, और वो अपने तल से कितनी ऊंचाई पर है। यानी कि मैं एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मैंने 3 अक्ष यानी कि 3 लंबवत रेखाएं आपस में बनाई। ये मूल बिंदु है, ये हमने x अक्ष मान लिया, ये y अक्ष मान लिया। ये आपस में देखिए 90 अंश के कोण पर हैं, इसे मैंने यहां पे दिखाया, देखिए 90 अंश है। लेकिन एक मैंने तीसरी रेखा और दिखाई जो इस तल के लंबवत है। तल मतलब जिसमें x अक्ष भी है और y अक्ष भी है। इसे चलिए मैं ये कह सकता हूं किसी कमरे का फर्श। अगर मैं किसी कमरे के फर्श पर खड़ा हूं तो उसमें x अक्ष भी होगा और y अक्ष भी होगा। तो अगर कोई वस्तु मान लीजिए वो यहां है, अब इसकी स्थिति पता लगाने के लिए कम से कम हमें एक अक्ष तो पता और होना चाहिए, क्योंकि वो इस तल में नहीं है। और उसी के लिए मैंने तीसरा अक्ष दिखाया, जिसे मैंने z अक्ष माना। अब देखिए, अगर हम इस वस्तु की स्थिति पता लगाएं तो पहले मैंने इससे एक लंब खींचा,
मान लीजिए वो लंब इस एक्स वाई तल को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए इसकी ऊंचाई हुई। अब देखिए इसकी स्थिति एक्स वाई तल पे कहां से निकालें? एक्स वाई तल तो देखिए वो यही बात हो गई, मैंने हालांकि देखिए अभी हटाया नहीं था। इस बिंदु की स्थिति एक्स वाई तल पर, उसके लिए मुझे यहां पर दोनों तरफ लंब खींचने पड़ेंगे। मान लीजिए ये मैंने इस तरीके से खींचा एक्स अक्ष पर लंब, और ये खींचा मैंने वाई अक्ष पर लंब। चलिए मैं यहां दिखा देता हूं इस तरीके से। यानी ये एक्स अक्ष पर लंब है, ये दूरी उतनी ही है देखिए जितनी ये है। तो इस समय मान लीजिए बिंदु अगर P है, जब मैंने लंब खींचा तो इस समय जो ये बिंदु है, ये बिंदु तो आपका केवल एक्स वाई तल पर है। अगर हम इस बिंदु की स्थिति निकालें तो देखिए यहां से कुछ ना कुछ दूरी पर है। चलिए मैंने इसे एक्स मान लिया, यानी कि ये दूरी जो है ये कितनी है? एक्स। मैं इधर से देखता हूं, ये दूरी मान लीजिए एक्स है। चलिए मैंने यहां पर ये एक्स लिख दिया। फिर यहां से वाई एक्स के अनुसार, यानी वाई एक्स के अनुदिश ये दूरी मैंने मानी वाई। तो इसका मतलब इसके जो निर्देशांक हुए एक्स कॉमा वाई, जैसे मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी, एक्स और वाई जो आप 9th और 10th क्लास में करते आए हैं, यानी कि जो इस बिंदु के निर्देशांक हुए वो एक्स कॉमा वाई। लेकिन ये बिंदु आपका केवल एक्स वाई तल में है। हमें इस बिंदु की स्थिति पता लगानी है, ये एक्स वाई तल में नहीं है। इसकी स्थिति पता लगाने के लिए हमें यह दूरी भी पता होनी चाहिए, और यह दूरी आपकी इस अक्ष के समांतर है। ध्यान से देख लें, ये जो दूरी है आपकी देखिए वो एक्स अक्ष के समांतर, ये जो दूरी है वो वाई अक्ष के समांतर। अब जो तीसरी दूरी है जिससे हमें इसकी वास्तविक स्थिति पता लगेगी वो है जेड अक्ष के समांतर। अगर मैं इस दूरी को z मानता हूं, मैं देखिए यहां लिखता हूं, तो इसकी स्थिति हुई x, y और z। यानी कि ये अगर हम इसका x अक्ष पर निकालें दूरी, इस बिंदु से अगर हम लंब खींचते हैं x अक्ष पर तो ये x निकल के आएगा, यानी इसका x अक्ष का घटक। अगर हम इससे y अक्ष पर लंब खींचते हैं तो आपका y अक्ष का घटक निकल के आएगा, जिसका मान कितना है? y। और अगर हम इससे z अक्ष पर लंब खींचते हैं तो इससे z अक्ष का आपका घटक निकल के आएगा, यानी कि वो कितना है? z। यानी इस बिंदु की जो x अक्ष से दूरी है वो x है, इसकी जो y अक्ष से दूरी है वो y है, और इसकी जो z अक्ष से दूरी है वो कितनी है? z। तो इसकी जो वास्तविक स्थिति हमें पता लगी वो इन तीन अक्षों के सापेक्ष पता लगी, जिसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों ही इंक्लूड हैं। ये इसके वास्तविक स्थिति यानी कि वास्तविक निर्देशांक हुए। इसका मतलब किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए हमें केवल द्विविमीय ज्यामिति की ही आवश्यकता पड़े, ये कोई जरूरी नहीं। अगर वो बिंदु द्विविमीय तल में है, जैसे कि ये बिंदु, तो हम उसकी द्विविमीय ज्यामिति से स्थिति पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो द्विविमीय तल में नहीं है तब हमें उसकी स्थिति त्रिविमीय तल यानी त्रिविमीय ज्यामिति से पता लगेगी, जिसके लिए हमें तीन अक्षों की जरूरत पड़ेगी, और वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। देखिए x और y अक्ष के बीच 90 अंश का कोण, y और z इनके बीच भी 90 अंश का कोण, और जो z और x है इनके बीच भी 90 अंश का कोण। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं। इन्हें हम कहते हैं समकोणिक अक्ष। समकोणिक का मतलब जो एक दूसरे से समकोण बनाते हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ये देखिए मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की कि त्रिविमीय ज्यामिति यानी किसी वस्तु की अगर हमें वास्तविक स्थिति पता लगानी है तो हम त्रिविमीय ज्यामिति का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहां कहेंगे इस बिंदु के निर्देशांक, लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति में तो मैं ये कहूंगा ये केवल एक्स वाई तल में है, इसकी कोई ऊंचाई तो है ही नहीं इस बिंदु की, तो इसे मैं इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा, यानी कि एक्स वाई 0, यानी इसका एक्स अक्ष पर y अक्ष पर दोनों मान हैं, लेकिन z अक्ष पर इसका मान 0 है, क्योंकि इसकी कोई ऊंचाई इस बिंदु की है ही नहीं। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि हर बिंदु आपका द्विविमीय तल में ही हो। तो इसका मतलब यह हुआ संपूर्ण अंतरिक्ष को यानी स्पेस को हम तीन अक्षों की सहायता से कुछ अष्टांशों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि
ये जो दो अक्ष होते हैं आपके, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, ये किसी द्विविमीय तल को चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं और ये आपके चार चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन जो त्रिविमीय ज्यामिति होती है उसमें तीनों अक्ष संपूर्ण अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं और वही 8 अष्टांश मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए, परस्पर 3 लंबवत रेखाएं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, परस्पर 3 लंबवत रेखाएं, उन्हें हम समकोणिक अक्ष कहते हैं, यानी कि वो समकोणिक अक्षों का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से निरूपित करते हैं। ओ एक्स का मतलब एक्स अक्ष, ओ वाई यानी कि वाई अक्ष और ओ जेड यानी कि जेड अक्ष। तो परस्पर 3 लंबवत रेखाएं, जैसे कि देखिए मैंने चित्र में भी प्रदर्शित किया, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष और ये वाई अक्ष, तीनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। ये तीनों लंबवत रेखाएं समकोणिक अक्षों का निर्माण करती हैं और ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं वो होता है मूल बिंदु, जिसे हम ओ से निरूपित करते हैं। अब यही तीनों अक्ष पूरे अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि 8 ही क्यों होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 ही अष्टांश क्यों होते हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूं, आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा द्विविमीय ज्यामिति, तो चतुर्थांश आपके टोटल 4 होते हैं। चतुर्थांश जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। उनकी अगर हम स्थिति निकालें वो कितनी होती हैं, तो मैं एक्स अक्ष, वो देखिए उसकी 2 स्थितियां संभव हैं। मैंने यहां पे देखिए लिखा 2। क्यों 2 स्थितियां संभव हैं? क्योंकि एक्स अक्ष मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। तो एक्स अक्ष की 2 स्थितियां संभव हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, वो मैंने यहां लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही वाई अक्ष, इसकी भी 2 स्थितियां संभव थी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ धनात्मक होता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। तो वाई अक्ष की भी कितनी स्थितियां संभव हैं? 2। अब टोटल कितनी स्थितियां संभव हैं? ये क्रमचय का क्वेश्चन हुआ। एक्स अक्ष की संभव स्थितियां वो 2, वाई अक्ष की संभव स्थितियां वो भी 2, कुल संभव स्थितियां 2 गुणा 2 यानी कि वो 4। तो आपके 4 चतुर्थांश वो आपको पता भी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ऐसे ही अगर मैं कहता हूं अगर ये 3 अक्ष हैं तो एक्स अक्ष की संभव स्थितियां 2, वो मैंने ये लिख दी, वाई अक्ष की संभव स्थितियां 2, वो भी मैंने लिख दी, जेड अक्ष की भी संभव स्थितियां पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि 2। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये क्रमचय की सहायता से ही निकला, यानी अष्टांश जो होते हैं आपके टोटल वो कितने होते हैं? 8। अब वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं? देखिए मैं शुरुआत करता हूं। पहला अष्टांश मूल बिंदु तो देखिए आएगा ही आएगा, जिसमें एक्स अक्ष भी पॉजिटिव हो, वो मैंने ये लिख दिया, वाई अक्ष भी पॉजिटिव हो, वो मैंने ये लिख दिया, और जेड अक्ष भी पॉजिटिव हो, यानी वो तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये आपका पहला अष्टांश हुआ। अब दूसरा मैं चलिए स्टार्ट करता हूं। हो सकता है एक्स अक्ष नेगेटिव हो, तो उसके लिए मैंने डैश लगा दिया, लेकिन वाई पॉजिटिव है और जेड पॉजिटिव है, तो यह आपका दूसरा अष्टांश हो गया। अब देखिए तीसरे अष्टांश की बात। पहले मैंने एक्स को नेगेटिव लिया, हो सकता है अब की बार वाई नेगेटिव हो, तो मैंने एक्स को पॉजिटिव ही लिया, अब की बार मैंने वाई को नेगेटिव कर दिया, लेकिन जेड को पॉजिटिव रहने दिया। अब तीसरा अष्टांश भी मैंने लिख दिया ये। अब आता है चौथे अष्टांश की बात। पहले मैंने एक्स को नेगेटिव लिया, दूसरी बार वाई को नेगेटिव लिया, तीसरी बार जेड का नंबर आएगा, यानी कि जेड नेगेटिव होगा। उसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, लेकिन जेड नेगेटिव। ये मैंने चौथा अष्टांश भी लिख दिया। अब आप लोग सोचेंगे मैंने 4 तो लिख दिए, टोटल अष्टांश 8 हैं, बाकी 4 कौन से हैं? देखिए इसमें एक भी नेगेटिव नहीं था, इसमें मैंने एक एक अक्ष नेगेटिव लिया। अब दो दो अक्ष नेगेटिव लेते हैं हम। कैसे? जिसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, लेकिन जेड पॉजिटिव है,
ये 5वां स्टांश हो गया। या y नेगेटिव है, z नेगेटिव है, लेकिन x पॉजिटिव है, 6वां स्टांश हो गया। या x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। यहां x और y नेगेटिव, यहां y और z नेगेटिव, यहां z और x नेगेटिव। तो 3 स्टांश आपके ये भी हो गए। पहले एक भी नेगेटिव नहीं था, फिर एक नेगेटिव, फिर दो नेगेटिव। अब हो सकता है तीनों के तीनों ही नेगेटिव हो, यानी ऋणात्मक। इसका मतलब उसे हम लिखेंगे x डैश, y डैश और z डैश। ये आपके 8 अष्टांश हुए, जिन्हें मैंने यहां पे आपको नाम से प्रदर्शित करके दिखाया। ये जो आपके अष्टांश हुए, और ये मैंने कैसे निकले थे 8, इसका मेथड था ये। अब देखिए थोड़ी जनरल बातें भी आती हैं इसमें, वो कैसे दिखाते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, तो अभी तक आप लोग देखिए पढ़ते आए थे कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां y का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल द्विविमीय ज्यामिति होती है, तो उसके निर्देशांक क्या होगा, x, 0। अब यहां पे क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति है, और अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, 0, क्योंकि उसका y का घटक भी 0 होगा और z का घटक भी 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो इसका मतलब उसका x का घटक 0 होगा, y का होगा, लेकिन z का घटक भी 0 होगा। और अगर कोई बिंदु z अक्ष पर है, इसका मतलब x का घटक 0, y का घटक 0, लेकिन z का घटक वहां होगा। चलिए ये तो अक्षों की बात आई। अगर कोई बिंदु अक्ष पर है तो ये आती है कंडीशन। लेकिन अब मैं कहता हूं अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल पर है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय समझा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था एक अगर हम लंब खींचते हैं जेड अक्ष से, तो उसमें एक्स वाई तल पर एक बिंदु था। तो अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल पर है तो उसमें एक्स का घटक भी होगा, वाई का घटक भी होगा, लेकिन जेड का घटक नहीं होगा। इसका मतलब इस तल पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसके निर्देशांक x, y, 0। अगर कोई बिंदु yz तल पर है, अगर कोई बिंदु yz तल पर है तो इसका मतलब वहां x का घटक 0 होगा, y का घटक होगा प्रेजेंट और z का घटक भी प्रेजेंट होगा। और अगर कोई बिंदु zx तल पर है तो वहां x का घटक प्रेजेंट होगा, y का नहीं होगा, लेकिन z का प्रेजेंट होगा। अगर एक्स वाई तल पर कोई बिंदु, उसके निर्देशांक हमें ये लेने हैं। कोई बिंदु वाई जेड तल पर है, उसके निर्देशांक हमें ये लेने हैं। और कोई बिंदु अगर जेड एक्स तल पर है, उसके निर्देशांक हमें ये लेने हैं। तो ये भी मैंने आपको देखी जनरल चीज वो बताई, आप द्विविमीय ज्यामिति में पढ़ चुके थे और त्रिविमीय ज्यामिति में भी अब आपको पढ़नी है। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, मान लीजिए मैंने माने उसके एक्स वाई जेड, ये कोई भी निर्देशांक हो सकते हैं। अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं तो हम उसकी एक्स अक्ष से दूरी कैसे निकाल सकते हैं, या उसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, या जेड अक्ष से दूरी कितनी होगी, या एक्स वाई तल से दूरी क्या होगी, वाई जेड तल से दूरी क्या होगी, या जेड एक्स तल से दूरी क्या होगी। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं, एक्स अक्ष से दूरी हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड। अब की बार देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने एक्स अक्ष इसे मान लिया, वाई अक्ष इसे मान लिया, केवल समझाने की दृष्टि से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चाहे एक्स इसे दिखाएं, वाई इसे दिखाएं, या वाई इसे दिखाएं, एक्स इसे दिखाएं। जेड अक्ष हम वाई ऐसे भी दिखा सकते हैं, जेड इसे मान लें, एक्स इसे मान लें। वो तीन अक्ष एक दूसरे के जो लंबवत हैं वो लंबवत ही रहेंगे। तो अब मान लीजिए ये किसी बिंदु की स्थिति है, यानी कि उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड। तो इसी बिंदु की अगर हम एक्स अक्ष से दूरी निकालें, यानी कि ये दूरी जैसे कि मैंने चित्र में दिखाई है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी अगर मैं क्यू मानता हूं बिंदु, तो ये पी क्यू का मान कितना होगा, हम ये निकालना है। तो ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए देखिए मैंने एक काम किया, मैंने इस बिंदु से एक लंब खींचा,
जो एक्स वाई तल को मान लीजिए वो आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये मैंने आर बिंदु मान लिया, क्यू आर को हमने मिलाया। दोबारा बताता हूं, इस बिंदु से हमने एक्स वाई तल पर एक लंब खींचा, ये लंब एक्स वाई तल को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, क्यू आर को मैंने मिला दिया। अगर हमें ये दूरी पता निकालनी है तो अब आप देखिए एक बात नोटिस करेंगे, ये जो दूरी है ये आपकी वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि इसका वाई अक्ष वाला घटक है, और ये जो दूरी है ये आपकी जेड अक्ष के समांतर है, क्योंकि इसका जेड वाला घटक है। वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का, यानी कि ये। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज में कर्ण की स्थिति है। तो पाइथागोरस प्रमेय में जब हम कर्ण की स्थिति पता या निकालनी होती है तो वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि यही पाइथागोरस प्रमेय है। ये दूरी आपका z वाला घटक यानी कि वो z है, और जो ये दूरी है ये आपका y वाला घटक, और वो कितना है? y। तो अगर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो पी क्यू बराबर वर्गमूल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पी क्यू बराबर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी वर्गमूल y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो किसी बिंदु की जो x अक्ष से दूरी निकल के आई वो आपकी आती है, देखिए, वर्गमूल y के घटक का वर्ग प्लस z के घटक का वर्ग। इसका मतलब है जिस अक्ष से दूरी हमें निकालनी है वो अक्ष खुद उपस्थित नहीं होगा यहां पर, बाकी दोनों जो आपके बच्चे वो यहां प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मुझे y अक्ष से दूरी निकालनी है तो मैं अब चित्र की सहायता से नहीं बता रहा, अगर मुझे y अक्ष से दूरी निकालनी है तो यहां y अक्ष प्रेजेंट नहीं होगा, यहां पे केवल आपका z और x ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और अगर हमें किसी बिंदु की z अक्ष से दूरी निकालनी है तो यहां z प्रेजेंट नहीं होगा, जो प्रेजेंट होंगे वो कौन कौन से? एक तो x और एक y। ये केवल देखिए आपको समझाने की दृष्टि से मैंने एक बार बताया कि किस तरीके से निकालती हैं। x अक्ष से दूरी इन दोनों के वर्गमूल का योगफल, वर्गों का योगफल, y अक्ष से दूरी x और z के वर्गों का योगफल वो भी वर्गमूल में, और z अक्ष से दूरी x और y के वर्गों का योगफल उसका भी वर्गमूल। अब आती है एक्स वाई तल से दूरी। एक्स वाई तल यानी कि आपका ये वाला तल, किसी बिंदु की एक्स वाई तल से दूरी यानी कि वो ये है। एक्स वाई तल देखिए वो ये हुआ, यानी द्विविमीय तल। किसी बिंदु की एक्स वाई तल से दूरी यानी कि वो ये पी आर, और पी आर का मान कितना है? z। इसका मतलब अगर हमें किसी बिंदु के निर्देशांक पता है तो उसकी एक्स वाई तल से दूरी उसका z वाला घटक यानी कि वो z होगा। यानी ये खुद प्रेजेंट नहीं है, देखिए एक्स और वाई, जो तीसरा आपका बचा वो प्रेजेंट होगा। अगर यानी कि वाई जेड तल से दूरी निकालें तो वो कितनी होगी? x इकाई, और जेड एक्स तल से दूरी निकालें तो वो कितनी होगी? y इकाई। किसी भी बिंदु के देखिए अगर हमें निर्देशांक पता है तो हम उसकी अक्षों से दूरियां भी निकाल सकते हैं और हम उसकी तलों से दूरियां भी निकाल सकते हैं। यह भी देखिए इसमें बात क्लियर होती है। तो देखिए जो इसका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय था, यानी कि हम त्रिविमीय ज्यामिति कब उपयोग करते हैं, यह मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।